कहानी की शुरुआत में हम वन रयू वन नाम के नॉर्थ कोरिया के एक सीक्रेट एजेंट को देखते हैं। वन रयू वन यूनिट 5446 का सीक्रेट एजेंट होता है। ये एजेंसी इतनी सीक्रेट है कि इसके बारे में खुद नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं पता है। यहाँ के जासूसों का काम साउथ कोरिया में छुपकर रहना और मिशन मिलने पर उसे शांति से पूरा करने का होता है। तभी यूनिट 5446 के कर्नल आते हैं। कर्नल आकर वॉन को बताते हैं, अब हम सिर्फ 2 ही शर्तों पर मिल सकते हैं। पहली, जब हमारा रीयूनिफिकेशन होगा ब्रदर्स के तौर पर, या फिर दूसरी, जब हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होंगे तब। इसी के साथ कर्नल उसे बताते हैं कि चाहे जो हो जाए तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है। दरअसल ये कर्नल ही हैं जिन्होंने इस सुपर सीक्रेट यूनिट को बनाया है। इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है और हम साउथ कोरिया के सोल में वॉन को देखते हैं। साउथ कोरिया में अपने मिशन के दौरान वॉन अपना नाम बदलकर डोंगो रख लेता है और एक पागल बनने का नाटक करता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन तभी हम इसी मोहल्ले में रहने वाले 2 बच्चों को देखते हैं जो अपने मजे के लिए डोंगो को परेशान करते रहते हैं। हालांकि वॉन इतना खतरनाक सोल्जर है कि एक झटके में किसी भी आम इंसान को खत्म कर सकता है। कहानी को आगे आसान रखने के लिए हम वॉन को डोंगो नाम से ही बुलाएंगे ताकि आपको मूवी समझाने में आसानी हो। खैर, कहीं न कहीं डोंगो को भी इसमें मजा आता था क्योंकि इतने लंबे समय से यहाँ रहने की वजह से उसे भी यहाँ के लोगों से लगाव हो गया था। डोंगो इस शहर में एक बूढ़ी दादी के साथ रहता है जिनका एक बेटा भी है और आसपास के सभी लोग दादी को मार्केट ग्रैनी के नाम से बुलाते हैं। अगली सुबह डोंगो सीढ़ियों से उतरते वक्त ऊपर से नीचे गिर जाता है। दादी बाहर आकर उससे पूछती हैं कि तुम हर दिन नीचे कैसे गिर जाते हो, जिस पर डोंगो मुस्कुरा देता है। दरअसल डोंगो ने अपना एक रूटीन बना रखा था कि 3 बार ऊपर से नीचे गिरना है ताकि कोई उस पर शक न करे और सब उसे एक पागल ही समझें। ग्रैनी की एक छोटी सी शॉप होती है जहां डोंगो काम करता है और इसके बदले में ग्रैनी उसे सैलरी भी देती है। अब तक डोंगो अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर चुका था, लेकिन वो अपना पागल बने रहने का नाटक हमेशा करता रहता है। एक दिन डोंगो दुकान के बाहर सफाई का काम कर रहा था। तभी हम यूरान नाम की लड़की को देखते हैं जिसे डोंगो मन ही मन पसंद करता है। लड़की के जाते ही उसका भाई पीछे से आकर डोंगो को एक थप्पड़ मार देता है। डोंगो मन ही मन सोच रहा होता है कि जब भी मेरा दिन आएगा उस दिन मैं ये हाथ ही काट दूंगा। दोपहर को ग्रैनी डोंगो से अपने भाई यानी ग्रैनी के बेटे को जगाने के लिए कहती है। जैसे ही डोंगो अपने भाई को जगाने के लिए जाता है वो उठने से मना कर देता है। इसलिए डोंगो जाकर दुकान संभालने लगता है जहाँ वो सोने का नाटक कर रहा होता है। तभी वही 2 बच्चे जो हमेशा डोंगो को परेशान करते रहते हैं दुकान से 2 चॉकलेट के पैकेट उठा ले जाते हैं। डोंगो ये सब एक डायरी में लिख लेता है और फिर से सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी एक लड़की जिसका नाम जियोरैन होता है आकर उसे सिगरेट का एक डिब्बा मांगती है, मगर उसने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं। इसीलिए डोंगो मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर ये लड़की नॉर्थ कोरिया में होती तो वहाँ इसे कब का मार चुके होते। खैर, तभी दुकान पर एक पोस्टमैन आता है। वो भी डोंगो की तरह ही नॉर्थ कोरिया का सीक्रेट एजेंट होता है। वो डोंगो से पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो, जिसके जवाब में डोंगो उसे बताता है कि मैं पिछले 736 दिनों से यहाँ हूँ। बात करते हुए डोंगो अपना पेजर चेक करता है, मगर आज तक उसे कोई भी मिशन नहीं मिला है। वो हर पल इसी इंतजार में रहता है कि कब उसे उसका मिशन मिलेगा जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया है। रात को डोंगो जानबूझकर उन दोनों बच्चों के सामने रोड पर टॉयलेट कर देता है। ऐसा डोंगो हर 2 महीने में एक बार करता था ताकि लोग बिल्कुल ये मान लें कि वो एक पागल है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे उसकी क्रश यानी यूरान देख लेती है। फिर अगली सुबह यूरान डोंगो को इग्नोर करने लगती है। तभी यूरान का भाई एक बार फिर से पीछे से आकर उसे थप्पड़ मार देता है। ये सब देखकर डोंगो का भाई उसे फाइट करना सिखाता है और उसे पंच करने के लिए कहता है, मगर डोंगो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसका एक पंच भी बहुत खतरनाक होगा। जल्द ही ग्रैनी आकर डोंगो को डिलीवरी देने के लिए कहती है, मगर तभी पोस्टमैन को गुजरता देख डोंगो पागलों के जैसे उसके पीछे भागने लगता है। पोस्टमैन एक खाली जगह पर पहुंचकर डोंगो को एक लिफाफा देते हुए कहता है कि तुम अपना मिशन जल्दी से खत्म करके नॉर्थ कोरिया वापस लौट जाना और मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। घर पहुंचकर डोंगो अपने लिफाफे को खोलता है जिसमें उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर होती है। डोंगो उस तस्वीर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और झुककर अपनी माँ को प्रणाम करता है। अगली सुबह डोंगो अपने भाई के साथ पड़ोस के ही एक अंकल, जिन्हें लोग अंकल गो के नाम से बुलाते हैं, उनके यहाँ सामान की डिलीवरी करने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि अंकल के यहाँ 4 रूम हैं जो उन्होंने रेंट पर दे रखे हैं। इन्हीं में से एक रूम में यूरान भी रहती थी। अभी कुछ ही दिन पहले एक नया किराएदार भी आया है जो पेशे से एक आर्टिस्ट है। अंकल उसे बाहर बुलाते हैं मगर वो किसी कारण से बाहर नहीं आता है। डोंगो अपने घर में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोचता है कि कहीं मेरा देश मुझे भूल तो नहीं गया या वो मुझे मारने वाले हैं। तभी उससे मिलने हीरान आता है और ये वही लड़का है जो अंकल गो के यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुआ है। हीरान आते ही डोंगो पर हमला करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद हीरान डोंगो से कहता है कि तुम्हारी स्किल्स अभी भी खराब नहीं हुई हैं। दोनों बाहर जाकर
मिलकर आपस में बात करते हैं, जहाँ डोंगो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो कर्नल ली के बेटे हो। ही रैन उसे बताता है कि मैं नॉर्थ कोरिया में बोर हो रहा था, इसीलिए मेरे फादर ने ही मुझे मिशन पर यहाँ भेजा है। मिशन सुनते ही डोंगो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मिशन है, मैं तो इतने दिनों से यहाँ हूँ, मुझे तो कोई मिशन नहीं मिला। ये सब सुन ही रैन डोंगो से कहता है कि तुम अपना पागल बनने का नाटक जारी रखो, मैं तो चला अपना मिशन पूरा करने। डोंगो घर आकर एक बार फिर अपना पेजर चेक करता है, लेकिन अभी भी उसके लिए कोई मिशन नहीं आया था। खैर अगले सुबह डोंगो ही रैन को कहीं जाते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वो अपने मिशन के लिए जा रहा है, इसलिए डोंगो साइकिल से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में वो पोस्टमैन को देखता है और उससे अपने कपड़े और साइकिल बदलकर उसकी स्कूटी से ही रैन का पीछा करने लगता है। काफी देर पीछा करने के बाद डोंगो को पता चलता है कि ही रैन एक म्यूजिक ऑडिशन के लिए आया है और अभी के लिए यही उसका मिशन है। लेकिन ऑडिशन में ही रैन बुरी तरह से फेल हो जाता है। रात को जब डोंगो अपने घर में होता है तभी अचानक से कोई गेट खटखटाता है। चेक करने पर पता चलता है कि ये तो वही बच्चा है जो रोज डोंगो को पत्थर मारता था, मगर इस बार वो रोते हुए डोंगो से अपने साथ चलने के लिए कहता है। डोंगो के पूछने पर वो बच्चा बताता है कि मेरा भाई बाहर टॉयलेट करने के लिए गया था, लेकिन वो तब से गायब है। साथ ही वो बच्चा बताता है कि जब से मेरे फादर गए हैं तब से उसने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा है, इसलिए डोंगो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। डोंगो अपनी ट्रेनिंग स्किल्स की मदद से बच्चे की आवाज को दूर से ही सुन लेता है और उस आवाज का पीछा करने लगता है, लेकिन कहीं कोई उसे पहचान न ले, इसलिए वो बीच में ही अपने कपड़े बदलकर चेहरे पर एक मास्क पहन लेता है। जल्द ही डोंगो उस बच्चे के भाई को खोज लेता है जो मिस्टर पार्क नाम के एक बार्बर की दुकान में होता है। ये बच्चा कुकीज की लालच में यहाँ चला आया था। डोंगो मिस्टर पार्क की बातों से समझ जाता है कि मिस्टर पार्क इस बच्चे की मॉम को पसंद करते हैं। तभी बच्चे को खोज रहे बाकी सभी लोग उस दुकान तक पहुँच जाते हैं, लेकिन सब डोंगो को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे एक ठरकी समझते हैं, क्योंकि उसने जल्दबाजी में किसी की ब्रा पहन ली थी। हालांकि मास्क की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। फिर मौका मिलते ही डोंगो जल्दी से एक दीवार पर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी मिस्टर पार्क उस बच्चे के साथ बाहर आते हैं, जिसे देख सबको लगता है कि मिस्टर पार्क ने ही इस बच्चे को बचाया है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक नॉर्थ कोरियन स्पाई को देखते हैं। ये स्पाई अब साउथ कोरिया की मदद करता है, इसलिए हम उसे एक साउथ कोरियन एजेंट से बात करते हुए देखते हैं। वो बताता है कि इस यूनिट को आज से 16 साल पहले बनाया गया था और इन्हें काफी इंटेंस ट्रेनिंग के साथ तैयार किया गया है। तुम लोग चाहकर भी इन्हें पकड़ नहीं सकते हो। दूसरी तरफ हम फिर से पोस्टमैन को डोंगो की दुकान के पास देखते हैं। वो डोंगो को बताता है कि पार्टी की तरफ से उसे घर वापस बुलाया है। दरअसल पार्टी ने मेरी फैमिली को चाइना भागते वक्त पकड़ लिया था, इसलिए मुझे वापस बुला रहे हैं ताकि पार्टी मुझे सजा दे सके। मगर मैं जाने से पहले यहाँ कुछ लोगों को मारना चाहता हूँ और अंत में खुद को खत्म कर लूंगा ताकि मेरा परिवार सेफ रहे, इसलिए मुझे तुम्हारी एक गन चाहिए। डोंगो एक गन देते हुए पोस्टमैन से खुद को शूट करने के लिए कहता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। डोंगो उसे अपनी गन वापस लेकर समझाता है कि तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ना है, इसलिए अपने देश जाओ और एक बहादुर सोल्जर की मौत मरो। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरियन एजेंट यूनिट 5446 के बारे में काफी सारी बातें कर रहा होता है, मगर तभी एक स्नाइपर उसे शूट करके मार डालता है ताकि वो यूनिट 5446 के गहरे राज किसी को बता न पाए। जिसके बाद साउथ कोरियन एजेंट्स एक यूनिट बनाने का फैसला करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द यूनिट 5446 के एजेंट को पकड़ सके। शाम को डोंगो अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखता है और उसे अपने गद्दे के नीचे दबा देता है। यहाँ हम एक सोल्जर का अपने परिवार के लिए प्रेम समझ सकते हैं। चाहे एक सोल्जर कितना ही दूर क्यों न हो, वो हमेशा अपने परिवार को याद करता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसके कमरे की लाइट चली जाती है। डोंगो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई पीछे से उसके सर पर गन तान देता है। डोंगो उससे उसका नाम और रैंक पूछता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता, मगर जाते जाते वो डोंगो को कैप्टन कहकर वहाँ से भागने लगता है। डोंगो उसका काफी पीछा करता है, लेकिन वो आदमी काफी तेज होता है, इसलिए डोंगो उसे पकड़ नहीं पाता है। दरअसल ये वही व्यक्ति है जिसने नॉर्थ कोरियन स्पाई को गोली से मारा था। पीछा करते वक्त जियोमरान डोंगो को देख लेती है। जियोमरान ने काफी ड्रिंक की होती है, इसलिए वो नशे की हालत में डोंगो को अपने साथ एक पार्क में ले जाती है, जहाँ वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तब मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उस बच्चे को यूएस अडॉप्शन के लिए भेज दिया। तब से आज तक 7 साल हो गए हैं, मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं है। इसके बाद वो डोंगो से अपना सच बताने को कहती है, लेकिन डोंगो उसे कुछ नहीं बताता और पागल की तरह नाटक करता है। खैर जब डोंगो जियोमरान को लेकर उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में हीरैन मिलता है। डोंगो जियोमरान को हीरैन के पास छोड़कर उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। तभी अचानक से जियोमरान होश में आती है और हीरैन के ऊपर उल्टी कर देती है। हीरैन जैसे तैसे उसे घर छोड़कर अपने कपड़े बदलता है। इसके बाद हीरैन वापस आकर डोंगो से कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमारे
हमारा देश हमें भूल गया है, जल्द ही वो हमें वापस बुलाएंगे और मार डालेंगे। जिस पर डॉनगो कहता है कि अगर वो मेरी माँ का ध्यान रखे तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जब डॉनगो अपने घर के लिए जा रहा होता है तभी एक स्ट्रीट में वो उसी लड़के को छुपे हुए देखता है जिसने डॉनगो के ऊपर गन तानी थी। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि इस लड़के का नाम ली हे जिन है और जब ये छोटा था तब डोंगो की ट्रेनिंग के दौरान उससे मिला था। डोंगो उसे आवाज लगाता है लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह डोंगो सोच ही रहा होता है कि एक ही एरिया में 2 नए रिक्रूटमेंट, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी यूरान का भाई आ जाता है और डोंगो से अपने स्कूल के नए लड़के से मिलाता है। ये कोई और नहीं बल्कि ली है जिन ही होता है। तभी वहाँ से नया पोस्टमैन गुजरता है जिसे देख डोंगो उससे पूछता है कि संगू कहाँ है, यानी कि पुराना पोस्टमैन। जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है। रात के वक्त एक स्ट्रीट में डोंगो हाई जिन से पूछता है कि क्या तुमने संगू को मार दिया है, जिस पर जवाब देते हुए वो लड़का बताता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, पार्टी उसे जिंदा चाहती है इसलिए मैंने उसे भेज दिया है और मैं उसे रिप्लेस करूंगा क्योंकि अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा। तभी स्ट्रीट में किसी की आवाज आती है जिसे सुन डोंगो हाइजिन को अपने साथ छुपा लेता है। छुपकर वो दोनों देखते हैं कि यूरन का बॉस उसे परेशान कर रहा है। जिस पर डोंगो हाइजिन से यूरन की मदद करने के लिए कहता है लेकिन हाइजिन उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। जिस पर डोंगो उसे समझाता है कि ऐसा करने से यहाँ के लोगों से तुम्हारे रिलेशन अच्छे होंगे। हाइजिन मदद के लिए आगे बढ़ता ही है लेकिन उससे पहले ही यूरन का भाई आकर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद हम डोंगो और हाइजिन को यूरन के बॉस के साथ एक पार्क में देखते हैं जहाँ डोंगो उसे ब्रा पहनाकर उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। साथ ही उसे समझाता है कि अगर तुमने यूरन को जॉब से निकाला तो मैं ये फोटोज इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अगली सुबह डोंगो, हीरन और हाइजिन तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ हीरन बताता है कि पार्टी को इतने जल्दी हाइजिन को यहाँ नहीं भेजना चाहिए था, वो अभी काफी छोटा है। जिस पर हाइजिन अपना शरीर को गीला करके अपने घाव दिखाता है जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि इस लड़के में दम है। खैर तभी अचानक नीचे से आवाज आती है जहाँ 2 लोग ग्रैनी को परेशान कर रहे होते हैं, साथ ही सामान की तोड़फोड़ भी कर देते हैं। डोंगो ग्रैनी को बचाने के लिए नीचे जाता है लेकिन वो अपना पागल वाला नाटक नहीं छोड़ता है। तभी एक आदमी ग्रैनी को धक्का देता है जिस वजह से ग्रैनी बॉटल्स पर गिरने वाली होती है लेकिन डोंगो उन्हें बचा लेता है। इससे डोंगो को काफी गुस्सा आता है लेकिन ग्रैनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। ग्रैनी के बेटे को ये बात पता चलते ही वो गुंडों से लड़ने पहुंच जाता है लेकिन वो लोग उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। डोंगो भी हेजिन के साथ वहीं पहुंच जाता है और हेजिन से उन्हें अच्छा सबक सिखाने के लिए कहता है। यहाँ ग्रैनी अंकल गो से डोंगो के पास्ट के बारे में पता करने को कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। दरअसल सभी लोग अंकल गो के यहाँ एक पार्टी कर रहे होते हैं। तभी सीन बदलता है और हम नॉर्थ कोरियन ऑफिसर को देखते हैं जो कर्नल ली से यूनिट 5446 को डिसमेंटल करने के लिए कहता है। कर्नल ली उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि कम से कम उन्हें सम्मान की मौत तो दी जाए। दोबारा हम अंकल गो को देखते हैं जो डोंगो को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मगर तुम घबराओ मत, मैं जल्द ही तुम्हारे घर वालों के बारे में पता कर लूंगा। कुछ दिनों बाद डोंगो के पेजर पर उसका मिशन आता है। इस मिशन के मुताबिक साउथ कोरिया में मौजूद सभी नॉर्थ कोरियन जासूसों को सुसाइड करना है। एक एक करके सभी स्पाई मरने लगते हैं। जल्द ही हाइजिन डोंगो को खत्म करने के लिए आ जाता है जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या आप मौत से डरते हो, जिस पर डोंगो जवाब देता है कि जब तक पार्टी मेरी माँ का ध्यान रख रही है तब तक मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, मगर मरने से पहले मैं एक बार कर्नल ली से बात करना चाहूंगा। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें हेजिन डोंगो की यूनिट में ज्वाइन होने के लिए कहता है। तभी डोंगो एक चाकू निकालकर हेजिन के पैर में गाड़ देता है और कहता है कि अगर मैंने इसे 1 इंच और आगे लेकर जाऊं तो तुम कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन जब तुम इस दर्द को सहन करना सीख जाओगे तब मैं तुम्हें अपनी यूनिट में ले लूंगा। बैक टू प्रेजेंट जहाँ हीरान डोंगो से कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि वो हमें बस इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर साउथ कोरियन NIS टीम नॉर्थ कोरियन जासूसों की डेड बॉडीज को देख रही होती है जहां उन्हें पता चलता है कि इन सब के अंदर एक ट्रैकर लगा रखा है। NIS का टीम लीडर अपने सीनियर को ये सब रुकवाने के लिए कहता है। वो बताता है कि ये सब ब्रेन वॉश्ड है और काफी यंग है, लेकिन उसका सीनियर उसे बताता है कि ये हमारा काम नहीं है। वही दूसरी तरफ 2 लोग हेजिन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। हेजिन उन्हें देख लेता है और उनकी जोरदार धुलाई करता है। वही NIS का टीम लीडर डोंगो से मिलने आया होता है और उसे समझाता है कि वैसे तो तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ, इसलिए जल्द से जल्द खुद को सरेंडर कर दो। जल्द ही हेजिन भी वहाँ आ जाता है जिसे देख टीम लीडर वहाँ से भागने लग जाता है। हेजिन भी उसका पीछा करता है लेकिन जल्द ही NIS के लोग उसे घेर लेते हैं। डोंगो भी पीछा करता है लेकिन तभी पुराना पोस्टमैन आता है और डोंगो को रोक देता है। वो डोंगो को बताता है कि मैं नॉर्थ कोरिया नहीं गया क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ जाता वो लोग मुझे मार देंगे, उन्होंने मेरे परिवार को भी मार डाला है। उधर NIS का टीम लीडर हाइजिन का पेट काटकर उसे वो ट्रैकर दिखाते हैं जो नॉर्थ कोरिया ने उनकी बॉडी में प्लांट किया था। जल्द ही कर्नल ली अपने बचे हुए जासूस
जासूसों को मारने के लिए साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। डॉनगो मिस्टर पार्क से अपना हेयर कट करवाकर ग्रैनी से मिलने जाता है, जहां वो ग्रैनी को बताता है कि मैं वापस जा रहा हूं, जहां से मैं आया हूं। ग्रैनी बड़े भारी मन से उसे कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम अपना खाना खाना मत भूलना, मैंने तुम्हारे कपड़े साफ कर दिए हैं। और उसे एक सूट देते हुए कहती है कि जब तुम मुझे पहली बार मिले तब तुमने इसे पहन रखा था, मैंने एक पासबुक भी इसमें रख दी है, जब भी जरूरत लगे तब इन पैसे को निकाल लेना। यह सुनने के बाद डोंगो ने कहा कि यह पैसा आपके बेटे को दिया जाना चाहिए। डोंगो को याद आता है कि जब वो पहली बार साउथ कोरिया आया था तब से ही ग्रैनी ने उसकी मदद की है। डोंगो ग्रैनी से कहता है कि आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। डोंगो को जाता देख ग्रैनी काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। जल्द ही डोंगो अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है और जोम रान को देखता है। वो जोम रान को देखकर उसे एक पर्ची देता है जिसमें उसके बेटे का पता होता है। साथ ही उसे सलाह देता है कि थोड़े अच्छे कपड़े पहनना करो, जब तुम अपने बेटे से मिलकर वापस आ जाओ तो सिगरेट के सारे पैसे चुका देना। जल्द ही डोंगो ही रैन से मिलता है और उसे बताता है कि हैजिन को NIS वालों ने पकड़ लिया है। तभी वो एक साउथ कोरियन स्पाई को देखता है जिसे पीटकर डोंगो उससे माइक छीन लेता है। NIS के टीम लीडर उसे बताता है कि हैजिन हमारे पास है और सेफ है, इसलिए डोंगो एक सुनसान सी जगह पर कर्नल ली से मिलने का फैसला करता है। कर्नल से मिलते ही डोंगो उनसे पूछता है कि क्या मेरी माँ ठीक है। कर्नल ली इस सवाल का जवाब नहीं दे सके और अचानक एक सीक्रेट एजेंट जो कर्नल के साथ था डोंगो को गोली मार देता है, लेकिन डोंगो जैसे तैसे बचकर कर्नल के साथ लड़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वो एजेंट पीछे डोंगो को एक चाकू मार देता है और उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी अचानक वहाँ दोनों छोटे बच्चे आ जाते हैं जो डोंगो को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे खुले में टॉयलेट नहीं करना चाहिए। नॉर्थ कोरियन एजेंट नीचे आकर डोंगो को शूट करने ही वाला होता है, तभी ही रैन आकर अपनी कार से उसे ठोक देता है। डोंगो जल्दी से बच्चों को गाड़ी में बैठाकर उनके घर के बाहर छोड़ देता है, साथ ही उन्हें समझाता है कि अब से तुम्हें ही अपनी माँ की देखभाल करनी है। जल्द ही डोंगो और ही रैन एक खाली अपार्टमेंट में जा पहुंचते हैं जहां वो पोस्टमैन उनका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल ही रैन ने ही उसे गन्स लाने के लिए कहा था। जल्द ही वो एक बैग ही रैन को देता है जिसे खोलने के बाद पता चलता है कि इसमें गन्स की जगह ब्रिक्स रखी है। तभी वो पोस्टमैन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मेरा नाम यंगुक है, मैं पॉलिटिकल फिलोसफी का एक प्रोफेसर हूँ। ये सुन ही रैन को याद आता है कि ये तो वही प्रोफेसर है जो शुरू से यूनिट 5446 के खिलाफ था। इतना कहते ही वहाँ और भी कई सारे एजेंट्स आ जाते हैं, लेकिन डोंगो और ही रैन मिलकर उन्हें बुरी तरह से मारते हैं और टेरेस पर चले जाते हैं। तभी ही रैन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि तुम्हारा ऑडिशन क्लियर हो गया है। किस्मत कितनी अजीब चीज है। टेरेस पर कर्नल ली अपने लोगों के साथ उन्हें घेर लेते हैं। वहीं नीचे NIS के लोग और पुलिस फोर्स भी एकत्रित हो जाती है। कर्नल ली के एजेंट्स में से एक एजेंट ही रैन की मॉम की बेइज्जती करना शुरू कर देता है, जिसे सुन ही रैन डोंगो से कहता है कि तुम सबको मार देना, बस इसे मेरे लिए छोड़ देना। डोंगो ऐसा ही करता है, उस एजेंट को पकड़कर ही रैन की तरफ फेंक देता है। डोंगो कर्नल ली से कहता है कि मैंने बस एक ही चीज मांगी थी कि मेरी माँ का ख्याल रखना, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। ये कहकर डोंगो एक एक करके सभी एजेंट्स को मार देता है। इधर ही रैन भी उस एजेंट को मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो एजेंट ही रैन में चाकू मार देता है। जल्द ही कर्नल ली और डोंगो के बीच लड़ाई होने लगती है। कर्नल ली डोंगो को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, मगर जल्द ही पुलिस वाले ऊपर आ जाते हैं और इनमें से एक पुलिस वाला कर्नल को शूट कर देता है। दरअसल ये पुलिस वाला हैजिन होता है। कर्नल मरने से पहले एक ग्रेनेड की पिन निकाल देता है। ये देख ही रैन कर्नल को बॉम्ब के साथ लेकर टेरेस से नीचे कूद जाता है। जल्द ही बॉम्ब फटने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी NIS का टीम लीडर के पास बाकी को गिरफ्तार करने का मैसेज आता है। पुलिस फोर्स आगे बढ़ती है, लेकिन हैजिन उन पर गन पॉइंट कर देता है। उधर डोंगो ग्रैनी की दी हुई पासबुक को देखता है। पासबुक देखकर डोंगो काफी दुखी है। पुलिस फोर्स को आगे बढ़ता देख हैजिन उन पर फायरिंग चालू कर देता है, जिसके बदले पुलिस फोर्स उसे शूट करने लगती है। लेकिन डोंगो हैजिन के सामने आ जाता है और उसे भी गोली लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों टेरेस से नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोंगो के आसपास के सभी लोग उसे काफी याद करते हैं। ग्रैनी अपने बेटे जैसे डोंगो को याद करके काफी दुखी होती है। कुछ समय बाद वो उसी जगह पर जाती है जहाँ डोंगो उन्हें पहली बार मिला था। ग्रैनी ने वहाँ पर एक तस्वीर लगाई होती है जिसमें ग्रैनी, उनका बेटा और डोंगो होते हैं। तस्वीर के पीछे ग्रैनी ने एक लाइन लिखी होती है कि डोंगो अगर तुम जिंदा हो तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना। जल्द ही ग्रैनी देखती है कि फोटो के पीछे एक लाइन लिखी है कि मॉम आप बीमार मत होना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।